हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 5 की शिक्षिका एल्यूमिनियम फॉयल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाती हैं, यानी कि निचोड़ती हैं, और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूब गया। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिए। पहले वे जो शिक्षिका हैं क्या करती हैं? एल्युमिनियम फॉयल को पानी में डाल देती हैं, दिखाती हैं कि वह तैरता है। उसके बाद क्या करती हैं? उसे मरोड़ कर निचोड़ देती हैं और फिर पानी में डालती हैं तो वह डूब जाता है। तो शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है वर्गीकरण, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है मापन और चौथा है परिकल्पना। तो वर्गीकरण तो इसमें हो नहीं रहा है, ना ही किसी वस्तुओं को अलग अलग करना है, छांटना है, तो वर्गीकरण तो होगा नहीं। मापन भी नहीं हो रहा है, ना ही किसी वस्तु को मापने के लिए कहा गया है, ना ही उसका माप लिखने के लिए कहा गया है। परिकल्पना भी नहीं है इसमें, यानी कि अवलोकन इसमें सही होगा, क्योंकि शिक्षिका जो है अवलोकन करने के लिए कह रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अब जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। वर्गीकरण क्या होता है? वस्तुओं का वर्गीकरण समानताओं, मतभेदों और अंतर संबंधों के आधार पर एक संग्रह प्रक्रिया है, यानी कि वस्तुओं को हम लोग अलग अलग करते हैं तो वर्गीकरण कहलाता है। मापन क्या होता है? मानक इकाइयों में किसी चीज के आकार, वजन, मात्रा आदि का पता लगाने के लिए पैमाने, वजन आदि का उपयोग करना मापन कहलाता है। और परिकल्पना क्या है? तो एक परिकल्पना एक घटना के लिए एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण है और परिकल्पना को आगे रखा जाता है। तो ये सब आपको साथ में याद रखना है। अवलोकन के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो अवलोकन अधिगम की धारणा अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, इसलिए इस प्रश्न में अवलोकन सही होगा, क्योंकि कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहला विकल्प है बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने, दूसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, तीसरा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, और चौथा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय है एक को छोड़कर। तो इस प्रश्न का मतलब यही है कि सभी वांछनीय है सिवाय, यानी एक को छोड़कर सभी वांछनीय हैं। विकल्प पढ़ ही लिए हैं, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी वांछनीय हैं। तो पर्यावरण जो है बच्चे के व्यक्तित्व का पोषण करने, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। लेकिन वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ये वांछनीय नहीं है। इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि NCF 2005 में क्या कहा गया है कि बच्चा कर कर सीखे, यानी कि बच्चे के वास्तविक अनुभव उसे सीखने में मदद करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने।
तो इसीलिए ये वांछनीय नहीं है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि। पहला विकल्प है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और चौथा है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ABC इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला है सृजनात्मक लेखन, दूसरा है निदर्शन या प्रदर्शन, तीसरा है हस्तपरक गतिविधि और चौथा है चित्र पठन। तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है और कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो वह है हस्तपरक गतिविधियां। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इन्हें ही व्यवहारिक गतिविधियां भी कहते हैं। कभी कभी विकल्प में व्यवहारिक गतिविधियां भी लिखकर आता है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा हस्तपरक गतिविधियों से छात्रों की मानसिक क्षमता बढ़ती है और वे अपने अनुभवों और पर्यावरण के आधार पर सीखते हैं। वे अन्य छात्रों के साथ जांच, निर्माण, खोज करते समय सीखते हैं। इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहला विकल्प लिखा है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक और चौथा है कहानियां एवं कविताएं। अब सही विकल्प बताना है। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत पूछे गए हैं। तो परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, कहानियां एवं कविताएं। ABD इसमें सही है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षक इनका स्रोत नहीं है। शिक्षक जो है सुविधा प्रदाता माना जाता है। ABD इसमें सही है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? यानी थीम पूछी गई है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। थीम से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। पहला विकल्प दिया गया है सौर मंडल, दूसरा है मौसम, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है भोजन। तो पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम बताई गई हैं और 4 उप थीम हैं। तो आपको याद रखना है 4 यानी विषय दिए गए हैं, विषय वस्तु, और 6 विषय वस्तु दी गई हैं और 4 उप विषय वस्तु दी गई हैं। तो 6 जो विषय वस्तु हैं, मुख्य थीम कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त, भोजन, घर या आश्रय, पानी, यात्रा, वह वस्तुएं जिन्हें हम बनाते हैं और वह काम जिन्हें हम करते हैं। या इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है, वस्तुएं जो बनाते हैं और जो हम करते हैं। तो इसमें भोजन इसका उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। अब जो परिवार और दोस्त में जो 4 उपविषय शामिल हैं, कौन कौन से हैं? संबंध, कार्य और खेल,
जानवर और पौधे। तो ये भी याद रखना है, कहीं पर नोट कर लीजिए, प्रश्न जो है पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तीसरा है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और चौथा है, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो विषय वस्तु दी गई है, तो यह उपागम को अपनाने के संदर्भ में कौन सा सबसे अधिक सशक्त है? तो यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। और थीम और उपथीम अभी बताई थी, वो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला है, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। दूसरा है, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तीसरा है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। और चौथा है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां जो है एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं, क्योंकि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये इसमें सबसे कम उपयुक्त है, बाकी ये सभी सही हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। लेकिन कक्षा कक्ष में प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये गलत है, यानी ये सबसे कम उपयुक्त है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, इसीलिए दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और चौथा है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब सही विकल्प बताना है। रटने वाला कहीं भी आपको दिख जाए और उसमें लिखा हो कि प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उसे काट देना, और हतोत्साहित लिखा हो तो फिर समझना कि ये सही हो सकता है। अब चलिए देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि जो रटकर सीखा जाता है वो ज्ञान ज्यादा समय तक नहीं रहता है। रटकर सीखा जाना कुछ समय बाद बच्चे भूल जाते हैं, जबकि यदि समझ कर उसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो वो स्थायी होती है। इसीलिए रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ए बी सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब चौथे में लिखा है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो बच्चे कैसे सभी पहलुओं से परिचित हो पाएंगे यदि उन्हें सिर्फ लिखित जानकारी दी जाएगी, इसीलिए चौथा इसमें सही नहीं है। ए बी सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? पहला है, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। तीसरा है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। तीसरा है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और चौथा है, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है।
तो सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही उत्तर है, यानी कम उपयुक्त पूछा गया है, इसलिए चौथा सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पहला विकल्प है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, दूसरा है न्याय के लिए सरोकार, तीसरा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग और चौथा है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो बच्चों से क्या कहा गया कि अपने घर के या स्कूल के आसपास आपने ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो क्या करना है कि किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है अभिलेख, तो अवलोकन और अभिलेख का आकलन किया जा रहा है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ध्यान से समझते चलिए। पेडागोजी के प्रश्न ऐसे होते हैं, प्रश्न यदि आपने समझ लिया उत्तर आसानी से आप खोज लेंगे। बस प्रश्न की भाषा को समझिए, प्रश्न का भाव समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। पहला विकल्प है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, तीसरा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है कि पर्यावरण जो है बहुआयामी विषय है और एनसीएफ 2005 के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे बहुआयामी विषय है, तो तीसरा विकल्प सही होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, और चौथा है किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात हो रही है कक्षा 1 की, तो मौखिक परीक्षाएं बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम नहीं होते हैं उस समय। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ABC इसमें सही है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। आकलन की तो आवश्यकता है, बस आकलन का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 की बात हो रही है। तो ABC इनमें सही है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। तो आज की वीडियो में कुल 14 प्रश्न लिए थे। समय कम होता जा रहा है, सीरियसली पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका, वैकेंसी आएगी, तो आपका इस बार सीटेट पास होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये जॉब वाला मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।